हेलो गाइस, हाउ आर यू? और भाई, रेशियो एनालिसिस भाई शरद गौर सर जी, बड़ी समस्या है इस चैप्टर में। बच्चे फार्मूले ही नहीं याद करते, थ्योरी तो छूना ही नहीं चाहते, थ्योरी तो किसी चैप्टर में नहीं छूना चाहते। थ्योरी तो बेटा जिस दिन एग्जाम होता है उसके 2 घंटे पहले की चीज है। लेकिन सर जहां तक सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, 25 objective, and if you look at the CUET, the entire setup ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड है बेटा। और एमसीक्यू में जो होता है वो होता है, बना के नहीं लिख सकते। सो बेटा अब तक कॉमर्स के बच्चों को पंचेस चाहिए होते थे, न्यूमेरिकल सवाल जितने करो सर उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, बट हम थ्योरी नहीं सुनेंगे। बच्चा वो तो सुननी पड़ेगी, वो तो करना पड़ेगा, बिकॉज 11th में भी नहीं पढ़ा और अब भी नहीं पढ़ोगे तो बेटा बहुत मार्क्स गंवा दोगे और CUET में भी बेटा सफर कर जाओगे, अच्छे कॉलेज से बेटा डिप्राइव्ड हो जाओगे। वही प्राइवेट दुकानों में बेटा वो अच्छा भी नहीं लगता बेटा। गौर सर के स्टूडेंट टॉप कॉलेजों में पढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप भी वही सोचते हैं जो मैं एज अ फादर, एज अ पेरेंट सोचता हूं आपके लिए। तो बेटा आज मैं जिस टॉपिक को बेटा मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज भैया पहले थ्योरेटिकल है, क्योंकि लोग उसे नहीं सुनना चाहते और मुझे सुनाना है, क्योंकि इसके बिना आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। कोई कितनी भी बातें बनाए, चाहे यूट्यूब पर बातें बनाए, चाहे स्टूडेंट बातें बनाए, 100 स्कोर करना है तो कोना कोना आना चाहिए। हाँ, मैं आपकी बस इतनी हेल्प कर दे रहा हूं, आप किताब से जो करते वो मैं आपको रेडीमेड करा दे रहा हूं। चलिए बेटा, टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताऊं बेटा, 2 बच्चे थे, ए और बी। ए ने मुझे बताया कि गौर सर मेरे 40 मार्क्स आए हैं अकाउंट्स में। मैंने कहा अच्छा। बी ने बताया कि मेरे 60 मार्क्स आए हैं अकाउंट में। मैंने कहा अच्छा, ए यू गॉट ओनली 40 एंड मिस्टर बी यू गॉट 60 एंड दे आर इन द डिफरेंट स्कूल्स। मैंने कहा मिस्टर ए यू हैव परफॉर्म वेरी पुअरली एंड मिस्टर बी यू हैव डन वेल। मिस्टर बी तुमने ए से बहुत अच्छा किया, या मिस्टर ए तुमने बी से कर किया। बताइए बेटा, क्या मैं ये एनालिसिस जो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं, मैं किस पे कर रहा हूं? फॉर्म पे कर रहा हूं, बिकॉज मैंने ए और बी से एक चीज पूछी ही नहीं है कि मिस्टर यू गॉट 40 मार्क्स आउट ऑफ, मिस्टर बी यू गॉट 60 मार्क्स आउट ऑफ। इज इट क्लियर? तो बाद में मुझे पता चला कि ए गॉट 40 आउट ऑफ 50 एंड बी गॉट 60 आउट ऑफ 100। तो बेटा मुझे तब पिक्चर क्लियर हुई कि मिस्टर ए गॉट 40 आउट ऑफ 50 मीन्स ही हैज स्कोर्ड 80% मार्क्स, and on the other end B has scored 60 out of 100 means he has scored 60% marks and the photo has changed absolutely। बेटा एकदम तस्वीर बदल गई और अब अचानक मुझे लगने लगा नहीं नहीं मिस्टर ए यू हैव डन, आपने बी से बेहतर किया है। बताओ बेटा ये कैसे मुमकिन हुआ? जब हमने दोनों का रेशियो निकाला। क्या निकाला? रेशियो निकाला, और वो भी बेटा एक परसेंटेज में निकाला। और तब बेटा तब मुझे ये समझ में आया कि मिस्टर ए और बी में कौन बेहतर कर रहा है। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस हमको फॉर्म पे नहीं सब्सटेंस पर स्टडी करना सिखाता है। और सर ये तो बताइए कि रेशियो होता क्या है? चलिए, तो बेटा गॉड सर मीनिंग ऑफ द रेशियो क्या है, या मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो क्या है? तो बेटा याद रखना, रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। भैया किसी फर्म में 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर को 60% मिलता है और दूसरे पार्टनर को 40% मिलता है। तो बताओ बेटा इनका आपस में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? तो आप तुरंत क्या कहते हैं कि गौर सर इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? 3:2 है। तो बताइए रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स
वेरिएबल्स ए और बी में क्या आपस में रिश्ता है, ये लोग किस तरीके से प्रॉफिट बांटते हैं बेटा, जो उसका प्रोपोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो. इट शोज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड और the relationship of one similar quantity to another. यहां पर बेटा क्या है, इट शोज द कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. भैया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 है और इनका क्या है 2, तो मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. और द रिलेशनशिप ऑफ वन सिमिलर क्वांटिटी टू अनदर, भैया कि इन दोनों में क्या रेशियो है सर, ये 60 ले रहे हैं और ये 40 ले रहे हैं, सो इट रिप्रेजेंट्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग. और जब इन प्रॉफिट शेयरिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल रेशियो. तो बताओ रेशियो क्या है बेटा, रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. इट शोज द कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. एक ही तरीके की दो क्वांटिटी में आपस में क्या रिश्ता है वो बताता है, क्या दोनों में क्या प्रोपोर्शन है ये बताता है, या द रिलेशनशिप ऑफ वन सिमिलर क्वांटिटी टू अनदर, वन सिमिलर क्वांटिटी टू अनदर. बताइए भैया एक कंपनी का प्रॉफिट 40% है और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट 60% है, तो बेटा क्या रेशियो भैया, तो हम क्या कह सकते हैं 3:2. चलिए गौर सर, अकाउंटिंग रेशियोज क्या है, इज इट क्लियर. तो मैंने क्या कहा, रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. बताइए बेटा जब यही वेरिएबल्स हम कहां से लेते हैं, अकाउंट से लेते हैं. कहां से लेते हैं, अकाउंट से लेते हैं. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज. तो बताओ अकाउंटिंग रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब सर हमारी करंट असेट और करंट लायबिलिटी में क्या प्रोपोर्शन है. माना कंपनी की करंट असेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी क्या है 1 लाख है, तो बताओ करंट असेट और करंट लायबिलिटी में क्या रेशियो है, दैट इज 2:1. इज इट क्लियर, क्या है 2:1. तो बताइए अकाउंटिंग रेशियोज क्या है. अकाउंटिंग रेशियो इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ quantities relationship between two related item of the financial statement. तो हमने पूछा कि भैया ये बताइए कंपनी की करंट असेट और करंट लायबिलिटी में क्या रिश्ता है. आप करंट असेट 2 लाख है माना और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो बताइए इनमें क्या प्रोपोर्शन में क्या रेशियो है, दैट इज 2:1. इज इट क्लियर. यहां पर विच द एनालिसिस्ट में यूज, और इस जो हमारी अकाउंटिंग रेशियोज हैं उन्हें एनालिसिस्ट अकाउंटिंग यूजर्स सर डिसीजंस मेकिंग लेने में, एक सही जजमेंट लेने में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. क्या करते हैं, सपोर्ट. तो जो भी क्रिटिकल थिंकिंग वाला आदमी है वो यूं ही कोई डिसीजन नहीं लेता, वो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो अकाउंटिंग रेशियो को क्रिटिकली एनालाइज करके इंटरप्रेट करके तब वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं. So, an accounting ratio is a mathematical expression of quantities relationship between two related item of the financial statement. जैसे current asset और current liability में इनका रिश्ता क्या है 2:1, which the analyst may use to make qualitative judgment about the liquidity. और इसके बेसिस पर रेशियो एनालिसिस के बेसिस पर, रेशियो अकाउंटिंग रेशियोज के बेसिस पर सर एनालिसिस जो है ना कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में, मतलब शॉर्ट टर्म पोजीशन के बारे में, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग क्या है इसके बारे में, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, क्या कंपनी अपनी रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रही है, कंपनी अपनी रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रही है, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. इन सब डिसीजंस लेने में सर एनालिसिस्ट और अकाउंटिंग यूजर्स अकाउंटिंग रेशियोज का क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो बताओ अकाउंटिंग रेशियो क्या है. अकाउंटिंग रेशियो सर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है. जैसे सर एक किसी कॉलोनी में 10 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों में क्या रेशियोज हैं, दैट इज 10:9. तो रेशियो तो किसी भी चीज का होता है, लेकिन जब वही रेशियो हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग
रेशियोज कहते हैं। जैसे हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में रिलेशनशिप पूछें तो भाई साहब क्या कहेंगे, इसे अकाउंटिंग रेशियोज। क्या कहेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज। और बच्चा आप तो जानते हैं अकाउंटिंग रेशियोज आजकल अकाउंटिंग के जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। जी बेटा, नाउ अब आइए रेशियो एनालिसिस क्या है। तो हम रेशियो जान गए, हम अकाउंटिंग रेशियो जान गए। अब रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड इंटरप्रेटिंग द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक अ क्वालिटेटिव जजमेंट अबाउट द लिक्विडिटी। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें अकाउंटिंग यूजर्स, एनालिसिस्ट क्या करते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज को यूज करके कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगाते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि ऊपर से सब कुछ सही दिख सकता है, प्रॉपर अकाउंटिंग रेशियो निकालकर ही आप क्रिटिकल एग्जामिन कर सकते हैं। बोलिए सर, गौर सर ने बताइए जो आपने अभी बोला उसका मतलब। बोलिए भैया, लास्ट ईयर ग्रॉस हमारा प्रॉफिट, लास्ट ईयर मेरा नेट प्रॉफिट 2 लाख था। कितना था? 2 लाख था। और इस साल जो हमारा नेट प्रॉफिट है बेटा, माना हाउ द एनालिसिस यूज दैट, ये बताने जा रहा हूं। माना लास्ट ईयर हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? 2 लाख, और इस साल नेट प्रॉफिट क्या हो गया है? 5 लाख। भैया यदि आप फॉर्म पे डिसाइड करेंगे तो आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। योर प्रॉफिट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख। बट भैया एनालिसिस्ट ऐसे डिसीजन नहीं करते, वो पूछते हैं 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हुआ है भैया, ये बताइए सेल्स कितनी थी लास्ट ईयर? सर लास्ट ईयर सेल्स 10 लाख थी। क्या थी? 10 लाख। ओके, और इस साल नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 5 लाख। और सेल्स कितनी है गौर सर? 1 करोड़ है। क्या है? 1 करोड़ है। अब यदि आप देखें, प्रॉफिट देखें तो 2 लाख से 5 लाख हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो बताइए 10 लाख का 2 लाख कितने परसेंट है? 20%। और 1 करोड़ का 5 लाख कितने परसेंट है? 5%। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख, बट सो फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न, कंपनीज प्रॉफिट परसेंटेज इज कंसर्न, प्रॉफिट परसेंटेज हैज केम डाउन फ्रॉम 10% टू 5%, 10% टू 5%। इसका मतलब कंपनी ने तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन सर उसकी अर्निंग पर सर जी उसकी प्रॉफिट का परसेंटेज ड्रास्टिकली गिर गया है 20% से 5%। तो जो लोग एनालिसिस नहीं, जो रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़ते हैं, वो तो यही कहेंगे सर प्रॉफिट 2 लाख से 5 लाख हो गया, यू डन ट्रेमेंडसली वेल। नो बेटा, प्लीज इसे डिवाइड करो सेल से तो आपको सही पिक्चर सामने आएगी कि द लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज वाज 20%, बट today it has came down to 5%। मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है। सो ये कौन बताता है? रेशियो एनालिसिस। रेशियोज क्या हैं? रेशियोज एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। 10 लड़के और किसी कॉलोनी में हैं और 9 लड़कियां हैं, तो उनमें रेशियो क्या है? 10:9। और जब यही हम रेशियोज अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजों का निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स का निकालते हैं, तो उन्हीं को हम अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। जैसे मैं ये कह दूं, अकाउंट से निकाल कर कह दूं कि सर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या रेशियो है, तो उसे क्या कहेंगे? रेशियो नहीं, अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे। और रेशियो एनालिसिस क्या है? सर जी जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर हो और चाहे अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर हो, वो इन्हीं रेशियो एनालिसिस को क्या करते हैं? रेशियो एनालिसिस को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। किसी भी जजमेंट पर पहुंचने के लिए, किसी भी डिसीजंस पे पहुंचने के लिए, किसी भी चीज के सब्सटेंस
सेंस को समझने के लिए वो हमारी तरीके से डिसाइड नहीं करते हैं कि 2 लाख से 5 लाख हो गया। वो ये कहते हैं कंपनी का प्रॉफिट वो सेल से डिवाइड करके पहले प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, नेट प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का निकालते हैं, तब कहते हैं बेटा तुम्हें दिख रहा है 2 लाख से 5 लाख, बट मुझे दिख रहा है 20% से प्रॉफिट इज केम डाउन टू 5%, विच इज नॉट गुड। बोलो बेटा। बेटा अकाउंटिंग रेशियोज 3 तरीके के होते हैं। एक होता है प्योर रेशियो। कैसे रेशियो? प्योर रेशियो बेटा ये ऐसे, जैसे मैं कहूं करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी में गॉड सर क्या रेशियोज हैं? आपने कहा करेंट असेट 2 लाख हैं और करेंट लायबिलिटी 1 लाख है। बेटा इसे 2:1 जो कहते हैं ना, इसे कहते हैं प्योर रेशियो। बेटा परसेंटेज रेशियो, क्या रेशियो? परसेंटेज रेशियो। बेटा हमारा प्रॉफिट 5 लाख है और हमारी सेल्स 10 लाख है और इसे 100 से हम यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परसेंटेज में प्रॉफिट क्या है? 50%। इसे कहते हैं परसेंटेज में रेशियो। तो प्योर रेशियो क्या होते हैं? 2:1, 3:1, 4:1। और जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं वो किस में होते हैं? परसेंटेज में। तो भैया हमारे यहां जो सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, कौन से रेशियो? सॉल्वेंसी रेशियोज, वो हमेशा किस में होते हैं? प्योर रेशियोज में। सर ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? अभी आगे डिस्कस करते हैं, पर बता दे रहा हूं, 2-4 बता दे रहा हूं। करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये सब क्या हैं? प्योर रेशियोज हैं। और प्योर रेशियोज इस तरीके से एक्सप्रेस किए जाते हैं। और जितने भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमेशा किस में होते हैं? परसेंटेज में। और बेटा कुछ रेशियो हैं जो टाइम्स में होते हैं, यूजुअली ये एफिशिएंसी रेशियो होते हैं या इन्हें हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं, ये टाइम्स में होते हैं। कुछ अभी एग्जांपल बता रहा हूं, आगे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये एफिशिएंसी रेशियोज हैं और ये किस में होते हैं बच्चा? टाइम्स में। तो इसका मतलब रेशियोज कितने तरीके के होते हैं? प्योर रेशियोज, इज इट क्लियर? ये सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं। परसेंटेज रेशियो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं और टाइम्स रेशियो ये एफिशिएंसी रेशियो होते हैं या एक्टिविटी रेशियोज होते हैं या यूं कहिए कि टर्नओवर बेस्ड रेशियोज होते हैं। क्लियर जी? फिर अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू क्लासिफाई द रेशियो? कहने को मैंने अभी भी जस्ट बात की है, लेकिन क्या क्लासिफिकेशन है? हाउ वुड यू क्लासिफाई द अकाउंटिंग रेशियोज? बेटा अकाउंटिंग रेशियोज 3 तरीके के होते हैं। सॉल्वेंसी, कौन सी? सॉल्वेंसी रेशियोज। और अभी अभी हमने कहा था सॉल्वेंसी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। भैया जी सॉल्वेंसी रेशियोज ये हमेशा किस में होते हैं? प्रोपोर्शन, इस तरीके से दिखाए जाते हैं। दूसरा बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जस्ट अभी बात की थी, ये हमेशा परसेंटेज में होते हैं। किस में होते हैं? परसेंटेज। और तीसरे बेटा रेशियोज हैं एक्टिविटी रेशियोज, और ये बेटा हमेशा किस में होते हैं? टाइम्स में, कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो हमेशा ये टाइम्स में होते हैं। बोलो बच्चा जी गॉड सर। क्लियर? बोर लग रहा होगा लेकिन मस्ट है यार, अवॉइड नहीं कर सकते, चॉइस नहीं है आपके पास। So why do we study this chapter ratio analysis? हम इसे पढ़ते क्यों हैं? बेटा हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें फॉर्म से कुछ भी नहीं पता चलता। हमें रेशियो एनालिसिस बताती कि सब्सटेंस से चीजें क्या हैं। मतलब हमें कहते हैं ना कि ऊपर से किसी भी इंसान को जांचना आसान काम हो सकता है, बट अंदर से वो इंसान कैसा है ये जांचना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही रेशियो एनालिसिस हमें फॉर्म से नहीं, हमें सब्सटेंस से स्टडी करके देती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? पहला ऑब्जेक्टिव रेशियो है टू डिटरमिन द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। भैया रेशियो एनालिसिस का पहला ऑब्जेक्टिव है फर्म की क्या पता लगाना? लिक्विडिटी पोजीशन पता लगाना। लिक्विडिटी का मतलब है कि क्या फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सकती है एज एंड व्हेन
बिकम ड्यू, कि जब भी कोई ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आए, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि मैं उसी समय उसको पे कर सकता हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल लिक्विडिटी। तो सर रेशियो एनालिसिस का पहला ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन और टू डिटरमिन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है क्या फर्म इस लायक है कि कोई भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आ जाए तो आने पर हम उसे क्या तुरंत पे करने की फाइनेंशियल पोजीशन में है भी या नहीं है। सेकंड, टू डिटरमिन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्या भैया? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। भैया लॉन्ग टर्म का मतलब है जो भी लेंडर, डिवेंचर्स, भैया जो फर्म को क्रेडिट देते हैं, पैसा देते हैं, सर वो कंपनी को लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं। वो ये पता लगाना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी हमारे लोन का इंटरेस्ट दे पाएगी, क्या कंपनी इंस्टॉलमेंट ड्यू होंगी तो टाइम पर दे पाएगी, क्या प्रिंसिपल अमाउंट जो जब लोन की मैच्योरिटी आ जाएगी तो क्या कंपनी लोन और उसका इंटरेस्ट देने की पोजीशन में होगी या नहीं होगी। ये रेशियो एनालिसिस में सो टू डिटरमिन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है एबिलिटी टू पे, क्या फर्म की एबिलिटी है इंटरेस्ट पे करना, इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे करना, या यदि लोन ड्यू हो जाए तो लोन पे करने की कंपनी की हैसियत है या नहीं है। तीसरा, टू डिटरमिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। टू डिटरमिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब है भैया क्या मतलब है सर, हम ये पता लगाना चाहते हैं रेशियो एनालिसिस से कि भैया जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं क्या वो प्रॉपरली रेवेन्यू जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं हमारी रिसोर्सेज जो है ना वो वेस्ट तो नहीं हो रही हैं, तो रिसोर्सेज रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही हैं, या रिसोर्सेज कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। ये हमारा रेशियो एनालिसिस पता लगाने का, रेशियो एनालिसिस का सेकंड मकसद है, टू डिटरमिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट है टू मेक इंटर एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। भैया रेशियो एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं कि हम इस साल क्या कर रहे हैं और हम लास्ट ईयर क्या कर रहे थे। सो इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब है कि सेम फर्म में कंपैरिजन कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम जो फिगर्स कलेक्ट करते हैं उन्हें पुराने पिछले साल के फिगर या पिछले पुराने सालों के फिगर से हम उसे क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके अपने डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है भैया, इंटर का मतलब है सर रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से। जैसे माना हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो 25% है और उसी सेगमेंट में दूसरी कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो 15% है, सो वी कैन मेक द कंपैरिजन एंड सम लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ माय कंपनी इज डूइंग बेटर देन दैट कंपनी। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ रेशियो एनालिसिस। और सर ये बताइए रेशियो एनालिसिस के एडवांटेज बताइए, क्या बताइए और सर रेशियो एनालिसिस के क्या फायदे हैं। देखो बेटा अभी आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े, उसी को आप फायदे बना सकते हो। बताओ बेटा पहला ऑब्जेक्टिव हमने किसके लिए पढ़ा था, लिक्विडिटी को लेके पढ़ा था। तो बेटा क्या एडवांटेज है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कैन डिटरमिन। भैया जी जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर हैं वो फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन पता लगा सकते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कि क्या फर्म जब हम पैसे मांगने जाएं तो क्या मेरा पैसा दे पाएगी भी या नहीं दे पाएगी। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन या लिक्विडिटी। तो रेशियो एनालिसिस के थ्रू भैया जो क्रेडिटर हैं, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर हैं, वो फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन या लिक्विडिटी पोजीशन पता लगाते हैं कि भैया हम कंपनी से पैसे मांगने जाएं तो कंपनी विल बी इन अ पोजीशन टू पे ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दीज ऑब्लिगेशन गेट्स ड्यू।
सेकेंड है डिबेंचर होल्डर इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भैया क्या देते हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। भैया ये पता लगाते हैं क्या कि भैया ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता लगाते हैं कि भैया क्या भैया हम जिसको लोन दे रहे हैं क्या वो वक्त पर हमारा इंटरेस्ट दे पाएगा, इंस्टॉलमेंट दे पाएगा, हमारा मनी ड्यू डेट पर वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो रेशियो एनालिसिस का दूसरा एडवांटेज है कि डिबेंचर्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, उनको यह बता देते हैं कि कंपनी की फ्यूचर में क्या हालत होगी। भैया मैनेजमेंट, भैया तीसरा फायदा मैनेजमेंट को है और मैनेजमेंट कैन डिटरमिन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विद विच रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। मैनेजमेंट को यह पता लग जाता है कि जो हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं कि वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, या सर हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं, इज इट क्लियर, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का बढ़ ही नहीं रहा है। तो मैनेजमेंट को रेशियो एनालिसिस से ये हेल्प मिलती है कि वो ये पता लगा सकते हैं कि वो जो भी रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। Clear got sir. Internal and external users of accounts can determine the profitability. भैया जो भी कंपनी में पैसा लगाता है, भैया एक आपने 11th में पढ़ा होगा कि कुछ इंटरनल यूजर्स हैं और कुछ एक्सटर्नल यूजर हैं। भैया हर अकाउंटिंग स्टेटमेंट के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं जैसे ओनर्स, मैनेजर्स वगैरह, और कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में लेंडर्स भी आते हैं और सप्लायर भी आते हैं। भैया जो आपको पैसा कंपनी को दे रहा है वो पता लगाना चाहेगा, तो बताइए पोटेंशियल इन्वेस्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स अकाउंट्स कैन डिटरमिन प्रॉफिटेबिलिटी। रेशियो एनालिसिस से प्रॉफिट नहीं प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी से एक सही पिक्चर सामने आती है। Next one. It is easier for enterprises to make इंटर एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। भैया रेशियो एनालिसिस बनाएंगे तो हमें चीजें एब्सोल्यूट फिगर्स में मिल जाएंगी, और एब्सोल्यूट फिगर्स में मिल जाएंगी तो हम अपने इस साल के परफॉर्मेंस को रेशियो एनालिसिस की हेल्प से लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, और हम अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को किसी दूसरी की कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। जब हम अपने ही परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं इट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और जब हम अपने परफॉर्मेंस को किसी दूसरी की कंपनी से कंपेयर करते हैं व्हाट डू वी कॉल इट? इंटर फर्म कंपैरिजन। क्रिस्टल क्लियर गॉड सर? आगे बढ़िए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन। आप तो जानते ही हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा कि रेशियो एनालिसिस अकाउंट्स में बहुत सारी लिमिटेशन बच्चा आपने पढ़ी थी 11th में। नहीं भी पढ़ी तो आज पढ़ लो, क्योंकि जो लिमिटेशन वहां अकाउंट्स की थी उन्हीं अकाउंट से ही तो रेशियो एनालिसिस करने जा रहे हैं। सर रेशियो एनालिसिस में सारे फिगर्स कहां से लेते हैं? अकाउंट से। और जब अकाउंट्स में लिमिटेशन है तो वो रेशियो एनालिसिस की भी क्या बन जाती है? लिमिटेशन बन जाती हैं। तो गौर सर लिमिटेशन क्या क्या है रेशियो एनालिसिस की? नंबर 1, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। इज इट क्लियर? भैया आपने पढ़ा था 11th में कि हमारे यहां मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट चलता है। क्या चलता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट चलता है, और उसमें आपने पढ़ा था कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में दिखाते हैं जो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। लेकिन भैया कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो मनी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, बट दे आर वेरी वाइटल टू द बिजनेस। वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत वाइटल हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, हार्ड वर्क, साउंड मैनेजमेंट। इनसे भी तो बिजनेस चलता है, और ये इनफैक्ट बिजनेस के लिए ये भी बहुत जरूरी है। बट हमारे अकाउंट्स में आपने 11th में पढ़ा, हम तो क्वांटिटेटिव चीजें दिखाते हैं जो मनी में एक्सप्रेस होती हैं, और जो क्वालिटेटिव चीजें हैं हम उनको अकाउंट्स में नहीं दिखाते। तो हमारे यहाँ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, हार्ड वर्क, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इन्हें फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। जो वहां कमी है वही आज कमी हो जाती है। तो भाई साहब बताइए पहली हमारी लिमिटेशन क्या है कि हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को बिल्कुल जगह नहीं देते। इज इट क्लियर? जबकि कई बार डिसीजन मेकिंग में क्वालिटेटिव फैक्टर भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल नारायण मूर्ति
who's considered to be the modern Gandhi, Narayan Murthy, Ratanji Tata, they are considered to be dead honest person. Dead honest person. बताइए भैया, बैंक में उनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम अच्छा है, तो कई बार बैंक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को नहीं, उनकी पर्सनल इमेज को देखते हुए, उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, इज इट उनकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, इन सबको देखकर भी लोन दे देती हैं। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन कुछ और बताएं, लेकिन उनकी पर्सनल क्रेडिट पर भी लोन दे देती हैं। इज इट क्लियर? लेकिन हमारे यहां तो इन चीजों को ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अगला है रेशियो एनालिसिस इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। भैया आपने क्लास 11th में पढ़ा, भैया हम लोग अपने अकाउंटिंग फिगर्स किस प्राइस पे दिखाते हैं? भैया कॉस्ट पर दिखाते हैं। हम उन्हें जो भी उनमें चेंजेस आते हैं, हम उन्हें करंट प्राइस पे नहीं दिखाते। हमारे यहाँ चीजें किस प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं? भैया कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने 2002 में एक जमीन 5 लाख की खरीदी ना, तो वो आज भी अकाउंट्स में कितने की आएगी? 5 लाख की आएगी, जबकि हो सकता है उसकी करंट प्राइस कितनी हो गई हो? 2 करोड़। तो बताइए बेटा, हम अपने अकाउंट्स में कौन सा प्राइस दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस। हम अपने अकाउंट्स में जमीन किस प्राइस पे दिखा रहे हैं? 5 लाख। और उस 5 लाख के बेसिस पर क्या कर रहे हैं? अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, जबकि उस जमीन की कीमत कितनी हो गई है? 2 करोड़। उसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो बताओ भैया, जब हमारी अकाउंटिंग ही गलत हो गई, हम 2 करोड़ की चीज को आज भी अकाउंट्स में 5 लाख का दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट मानना है। हमको तो कहा गया कि चीजें, हमारी एसेट्स किस प्राइस पर रिकॉर्ड होंगी? कॉस्ट प्राइस पर। अब 5 लाख पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि उसकी करंट प्राइस कितनी है? 2 करोड़। और हम सारी एनालिसिस कितने फिगर को लेकर कर रहे हैं? 5 लाख को लेकर। 2 करोड़ को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो बताओ, जब बेटा प्राइस, करंट प्राइस पे चीजों को नहीं दिखा रहे हो, तो फिर रेशियो एनालिसिस कहां से इफेक्टिव होगी बच्चा? तीसरा, ratio analysis not free from bias and personal judgment due to inherent subjectivity। भैया अकाउंट में एक प्रॉब्लम आपने देखा हो, हमारे अकाउंट में यार एक ही चीज के कई मेथड होते हैं भैया। इसीलिए एक ही चीज के कई मेथड हैं। आपने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन पढ़ा, वैसे बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन क्लास 11th में मेथड पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और बहुत सारे मेथड डेप्रिसिएशन के हैं। जहां तक स्टॉक के वैल्यूएशन का सवाल है, इसके भी बहुत सारे मेथड हैं, एक मेथड नहीं है। बट भैया इस चीज का फायदा उठाकर जो हमारे अकाउंटेंट है ना, वो क्या करते हैं? इज इट क्लियर? वो बाइस होकर ऐसे मेथड्स को एडॉप्ट करते हैं या पर्सनल जजमेंट को यूज करते हैं, जिससे कभी कभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी कभी अंडर स्टेटेड हो जाते हैं, तो कभी कभी ओवर स्टेटेड हो जाते हैं। तो बच्चा, हमारे अकाउंट्स में स्कोप है, हमारे यहाँ एक ही चीज के कई मेथड हैं। इससे अकाउंटेंट के पास स्कोप है कि वो अपने पर्सनल बाइस का यूज करके और पर्सनल जजमेंट का यूज करके ऐसे मेथड को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे अकाउंट्स क्या हो जाते हैं? अंडरस्टेटेड और ओवर स्टेटेड। और जब सर हमारे अकाउंट ही पर्सनल बाइस और जजमेंट से ड्रिवन है, तो फिर हमारी एनालिसिस भी उन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पर हो रही है, तो वो भी बाइस हो जाती है या पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड हो जाती है। और कभी कभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरकास्टेड या अंडरस्टेटेड और ओवर स्टेटेड है, तो रेशियो एनालिसिस भी सही पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करती। ओके गॉड सर, रेशियो एनालिसिस इज हिस्टोरिकल इन नेचर, अब ये भी जस्ट मैंने एक बात की बेटा, हमारे यहाँ चीजें किस प्राइस पर रिकॉर्ड की जाती हैं? कॉस्ट प्राइस पर। किस प्राइस पर? कॉस्ट। तो भैया हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा। क्या कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है भैया? कुछ याद करो, पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है असेट्स उस प्राइस पर रिकॉर्ड की जाएगी जिस प्राइस पर आपने उसे अक्वायर किया है। मतलब हम किस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। इसके कारण सर बताइए, रेशियो एनालिसिस के कारण हमारे सारे स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? हिस्टोरिकल हो जाते हैं, और हमारी एनालिसिस भी हिस्टोरिकल हो जाती है। हम प्रोस्पेक्टिव चीजों को देखने की बजाय हम हिस्टोरिकल डेटाज में ही चले जाते हैं, और हमारी एनालिसिस हिस्टोरिकल एनालिसिस बन जाती है। और भैया जी, इट टेल्स अस अबाउट द सिम्टम्स, नॉट प्रोवाइड क्योर। रेशियो एनालिसिस भैया एक बस आपको सिम्टम बता सकती है भैया,
लेकिन क्योर नहीं है, ये दवा नहीं है। इज इट क्लियर? ये आपको प्रॉब्लम बता देगी कि भैया आपका लिवर फैटी लग रहा है, अब लिवर को सही करना ये भैया आपका काम है। तो इट टेल्स अस अबाउट द सिम्टम्स, ये बता देगा कि भाई ये चीजें ये बता रही है कि भैया आपका फैटी लिवर है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस इज MRI, इट इज CT स्कैन, इट इज एक्सरे, ये आपको ये बता देते हैं भैया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बट इसका क्योर नहीं बता सकते। क्योर तो भैया आपको निकालना है, तो रेशियो एनालिसिस आपको MRI CT स्कैन का काम कर सकती है, बट इलाज तो डॉक्टर ही करेंगे, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स या सर एनालिसिस्ट ही करेंगे। और बेटा विंडो ड्रेसिंग, इज इट क्लियर? भैया कई बार अकाउंटिंग फिगर्स को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है मेरे भाई कि वो एक्चुअल नहीं। इज इट क्लियर? वो एट टाइम्स मिसलीडिंग होते हैं। कभी कभी भाई कंपनियां अपने परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए, अपनी अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए अपने अकाउंटिंग फिगर्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करती हैं कि वो कंपनी की अच्छी पोजीशन को दिखाने लगते हैं, जबकि कंपनी की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन लगना था 15% के रेट से, लेकिन जानबूझकर लगाया 10% के रेट से। डेप्रिसिएशन कम लगाने से क्या हुआ? कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्रॉफिट बढ़ गया, और इमेज बनी कि कंपनी का प्रॉफिट देखिए ज्यादा है, लेकिन सच बात क्या है, जहां पर 15% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, इन्होंने कितना लगाया? 10% या कम लगाया। तो कई बार अकाउंटेंट फिगर्स के साथ खेलते हैं और एक मैनिपुलेटिव पिक्चर, एक मैनिपुलेशन करके ऐसी पिक्चर पेश करते हैं विच इज फार फ्रॉम रियलिटी। सो विंडो ड्रेसिंग का मतलब है सच कुछ और है और सच दिखाया कुछ और जाता है फिगर्स के साथ खेलकर। और जब भाई फिगर्स के साथ खेले हो और उसी के बेसिस पर आप क्या कर रहे हैं, रेशियो एनालिसिस, तो वो भी मेरे भाई क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो ये मेरे बेटा आपकी क्या हो गई? क्या हो गई बेटा? लिमिटेशन हो गई। बेटा होपफुली आपको समझ में आया होगा। बेटा ये उम्मीद मत करिएगा मुझसे कि मैं सिर्फ एकदम सवाल करा दूंगा। मुझे मालूम है कि एक बड़ा सेगमेंट थ्योरेटिकल का आना है, और जब तक आप इसको बारीकी से नहीं पढ़ोगे आपका फुल स्कोर आ ही नहीं सकता, फुल स्कोर नहीं आ सकता। और रेशियो एनालिसिस इज कंसिडर्ड टू बी इजी टॉपिक। बेटा इसको भी आप पूरा नहीं थॉरली पढ़ोगे, इसको भी बेटा आप शॉर्टकट देखोगे, समझे ना। वो एक सवाल से, वो वीडियोस देखता हूं, एक सवाल से फाइनल अकाउंट सीखो। अरे कोई पैदा हुआ है जो एक सवाल से किसी को फाइनल अकाउंट सिखा दे? कोई है ब्रह्मांड में जो एक सवाल से चीजें सिखा दे? अबे जादू कर रहे हो कि पढ़ा रहे हो? तो भैया ये आजकल जादू बिक रहा है भैया जी इंटरनेट पर कि एक सवाल से हम आपको ये सिखा देंगे। भाई जादू सिखा रहे हो या पढ़ाना सिखा रहे हो? समझे, साल भर टीचर पढ़ाते हैं तब भी कुछ बच्चे स्कोर नहीं करते, तो आप जादू सिखा रहे हो। एक सवाल से देखिए व्यू मिल सकते हैं, बच्चों का हित नहीं होगा। तो भैया प्रॉपरली इनको पढ़ेगा। और आप अब हम लोग आगे सब प्रैक्टिकल्स पर आएंगे। हर दिन 2 रेशियोज, 1 रेशियोज को कवर करेंगे, और 17 से 18 रेशियोज हैं, और हम रेशियोज आप पर नहीं छोड़ेंगे। याद कराने का भी काम मैं ही करूंगा, ठीक है? बस आप साथ देते रहिए और मन बनाए रखिए, समझे ना। When the going gets tough, it's the tough who gets going। आप ही रास्ता, आप ही प्रॉब्लम रहे हैं, आप ही सॉल्यूशन बनेंगे, और आप ही अचीव करके दिखाएंगे। एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। Rely on us, we rely on experience. That's for today.